हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, कक्षा 12 फिजिक्स में तीसरा चैप्टर का अध्ययन हम लोग करेंगे, जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय कक्षा 12 की फिजिक्स है ये। तो इसमें हम लोग शुरुआत से अध्ययन करेंगे, क्या क्या चीज देखना है उसको हम लोग क्रम से देखेंगे, जिससे कि हर कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। बच्चों इसमें हाँ ये है चैप्टर, इसको हम डाल दे रहे हैं यहाँ पर, अध्याय 3 है ये। अध्याय 3 चैप्टर 3 है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। इसके अंतर्गत हमको सबसे पहले जो जानकारी होनी चाहिए वो जैसे कि क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश, एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश, एरिया वेक्टर। बच्चों ये क्षेत्रफल सदिश होता क्या है? जैसे अभी तक आपने सुना था क्षेत्रफल निकालना, लंबाई गुणी चौड़ाई कर दी, क्षेत्रफल निकल आया, और पाई आर स्क्वायर कर दीजिए तो वृत्त का क्षेत्रफल निकल आया। तमाम प्रकार के मतलब क्षेत्रफल के बारे में पढ़े, लेकिन क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, शायद ये जानकारी आपको ना रही। लेकिन अब आपको यहां पे जानना होगा कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, और क्षेत्रफल की दिशा किधर होती है? तो बच्चों जैसे जो सरफेस, जो पृष्ठ हम ले रहे हैं, उस पृष्ठ के अभिलंबवत क्षेत्रफल की दिशा होती है। जैसे देखिए यहां पर मान लीजिए अगर मैं यह एक पृष्ठ लूं, सरफेस, तो इसकी दिशा किधर होगी? इस पृष्ठ के लंबवत होगी, ऊपर की ओर, ऐसे, इस तरह से। तो आइए इसको हम थोड़ा सा एक बुक के द्वारा या फिर कोई आकृति ले, हम उससे दिखाते हैं आपको। देखिए जैसे इसको मान ये है, ये अब देखिए इसमें अगर मैं इस ऊपरी वाले पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की बात करूं, मतलब इसकी दिशा किधर होगी, इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है उसकी दिशा किधर होगी? तो इसके ऊपर अभिलंबवत, ये ऐसे, ये ऊपर की ओर है। अगर मैं इस पृष्ठ की बात करूं तो इस पृष्ठ के लंबवत ऐसे, इधर आपकी ओर ऐसे, ये इसकी दिशा होगी। अगर मैं इस पृष्ठ की बात करूं तो इसकी दिशा इधर होगी। अर्थात ये सरफेस का जो क्षेत्रफल सदिश होता है, जो एरिया वेक्टर होता है, ये हमेशा सरफेस या पृष्ठ के अभिलंबवत होता है, पृष्ठ के अभिलंबवत। अर्थात अगर इस पृष्ठ की बात करूं जो हमारी तरफ है, तो इसकी दिशा इधर होगी, ऐसे। जैसे अब यहां पर हाथ से अगर समझे तो ये हाथ है, अब हथेली है, अब इसका क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है। इस क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी? परपेंडिकुलर, ऐसे, इधर। इस पृष्ठ की बात मैं इधर करूं तो ये दिशा इधर हो जाएगी। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये दिशा ऐसे हो जाएगी। अगर मैं ऐसे करूं तो इसकी दिशा ऐसे हो जाएगी। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा किधर होती है। तो पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा हमेशा पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। अर्थात अब यहां पे क्लियर हो गया कि यह एक क्या है, यह एक पृष्ठ है, इसका हमने माना कि क्षेत्रफल है एरिया, और इसके जो अभिलंबवत इसका जो एकांक सदिश है। जैसे अदिश राशि को अगर हम मापते हैं, तौलते हैं, तो उसका केवल मात्रक लिखा जाता है, लेकिन जब कोई सदिश राशि हो तो उसका सदिश का मात्रक लिखना जरूरी होता है, यूनिट। जैसे अगर कोई राशि है, मैं कहता हूं 10 किलोग्राम, तो 10 संख्यात्मक मान है, अब किलोग्राम इसका मात्रक है, इसमें दिशा नहीं दी गई है। लेकिन अगर वहीं पर विस्थापन की बात आए तो विस्थापन क्या होता है? सदिश राशि। कह दिए 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में, 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में, 2 किलोमीटर पश्चिम, 3 किलोमीटर पूर्व, मतलब उसमें दिशा आपको बताना पड़ेगा। तो ये सदिश राशि है। इसी प्रकार से जैसे कि अगर हम कोई अदिश राशि लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, कोई मैं अदिश राशि लिखूं और वो अदिश राशि है y। अब ये अदिश राशि है 10 किलोग्राम,
तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं, वेक्टर आया, सदिश आया। ये सदिश राशि नहीं, ये अदिश है, इसलिए यहाँ पर सदिश का मात्रक नहीं लगा है, ये अदिश का मात्रक है। अर्थात जिस प्रकार से अदिश राशि को हम व्यक्त करते हैं और उसका मात्रक लिखा जाता है, उसी प्रकार से सदिश राशि का भी मात्रक होता है, जिसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। एकांक सदिश अर्थात कोई भी पृष्ठ है तो उस पृष्ठ की दिशा में, उस पृष्ठ के लंबवत, उस पृष्ठ के अभिलंबवत एकांक सदिश को हम कैप n मानते हैं। कैप n ये है एकांक सदिश। अब ये क्षेत्रफल सदिश, मतलब ये क्षेत्रफल क्या है, सदिश राशि है। अगर मैं क्षेत्रफल को वेक्टर के रूप में लिखूं तो मैं लिखूंगा वेक्टर a इज इक्वल, यहाँ परिमाण तो a है ही, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका मात्रक सदिश राशि, जैसे यहाँ अदिश राशि का मात्रक लिखा जाता है उसी प्रकार सदिश राशि का मात्रक यहाँ हम लिख देंगे कैप n। इस प्रकार से इसको प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये है क्षेत्रफल सदिश, अर्थात क्षेत्रफल एक सदिश राशि है जिसकी दिशा कहां पर होती है, हमेशा हमेशा पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। तो इसमें लिखना पड़ेगा बच्चों। तो आइए हम लोग इसको लिख लेते हैं, इसकी परिभाषा को, इसकी परिभाषा लिखेंगे पहले। क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। इतनी बात तो क्लियर है कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है जिसकी दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत होती है, पृष्ठ के अभिलंबवत होती है, लंबवत होती है। अब यहां क्लियर हो गया कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है और जिसकी दिशा उस पृष्ठ के लंबवत होती है। जो भी क्षेत्रफल आप ले रहे हो, जिस पृष्ठ का क्षेत्रफल ले रहे हो। अब यहां पर देखिए, जैसे a यह एक पृष्ठ है, ये हमने एक पृष्ठ मान लिया, और इस पृष्ठ की दिशा किधर होगी, अभिलंबवत। ये अभिलंबवत हमने खींच दिया रेखा। अब अभिलंबवत दिशा में ही इसका हम मात्रक सदिश लेंगे कैप n। अब परिमाण इसका है a। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा क्या है, इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं ऐसे। तो वेक्टर a बराबर सदिश a बराबर क्या होगा, परिमाण लिखेंगे और इसका मात्रक लिखेंगे ये, जहां a क्या है, पृष्ठ के क्षेत्रफल का परिमाण है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो है परिमाण है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और n क्या है, पृष्ठ के अभिलंबवत, पृष्ठ के अभिलंबवत मात्रक सदिश या एकांक सदिश है, या यूनिट वेक्टर कह सकते हैं, एकांक सदिश। इस प्रकार से तो क्षेत्रफल सदिश तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये सिंपल से आप इसकी परिभाषा भी याद कर सकते हो। क्षेत्रफल एक सदिश राशि है और जिसकी दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो अब देखिए, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, इस अध्याय में मैं शुरुआत से आपको पढ़ा रहा हूं। जो चीजें जरूरी हैं मैं उन सबको क्रम से धीरे धीरे बताता चलूंगा। तो ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बच्चों आता है जैसे कि ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, तो मैं इसको रफ कर दूं फिर आगे बताऊं। ठीक, हम इसको रफ कर दे रहे हैं। अब जैसे अगर यहां पर आपसे कोई पूछे चैप्टर के प्रारंभ में ही, समतल कोण किसे कहते हैं, समतल कोण, प्लेन एंगल, समतल कोण किसे कहते हैं। देखिए, किसी चाप के द्वारा, कोई चाप है ऐसे, इस चाप के द्वारा केंद्र पर
ऐसे, इस तरह से ये कोण जो बना इसको हम कहेंगे समतल कोण, चाप के द्वारा केंद्र पर बना। तो यहां लिखेंगे क्या, किसी चाप द्वारा केंद्र पर, किसी चाप द्वारा केंद्र पर घिरे भाग को, केंद्र पर घिरे भाग को समतल कोण कहते हैं। सिंपल सी बात, कोई समतल है, प्लेन है, और उस पर कोई भी एक चाप ले लिया जाए, किसी चाप द्वारा, किसी चाप द्वारा केंद्र पर घिरे भाग को, ये भाग क्या है, घिरा हुआ है। अर्थात या तो ऐसे कह सकते हैं कि दो रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु पर, दो रेखाएं हैं, कोई दो रेखाएं हैं किसी उभयनिष्ठ बिंदु पर मिल रही हैं, तो इनके बीच जो कोण बना या जो झुकाव है उसको कहते हैं कोण। दो रेखाओं के बीच झुकाव को कोण कहते हैं। और इसकी परिभाषा अगर देनी हो, समतल कोण की परिभाषा आपको देनी हो, तो किसी चाप द्वारा केंद्र पर घिरे भाग को, किसी चाप द्वारा केंद्र पर घिरे भाग को क्या कहते हैं, समतल कोण कहते हैं। यहां लिख दीजिए, किसी चाप द्वारा, किसी चाप द्वारा केंद्र पर घिरे भाग को, घिरे भाग को समतल कोण कहते हैं, समतल कोण कहते हैं। अब इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं, थीटा मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, किसी चाप द्वारा केंद्र पर घिरे भाग को समतल कोण कहते हैं, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें, अब ये चाप है और ये केंद्र है, तो यहां हम दूरी मान ले रहे हैं, इसकी त्रिज्या जो है स्मॉल r है, और इस चाप की लंबाई मैं मान रहा हूं s, स्मॉल r s, इसको मान लो केंद्र O। इस प्रकार की आकृति बनी। तो अब ये केंद्र पर जो कोण बना, ये जो केंद्र पर कोण बना है, कोण थीटा, थीटा बराबर केंद्र पर बना कोण चाप बटे त्रिज्या, आप जानते हो इसके बारे में, चाप बटे त्रिज्या, ये है। तो इस प्रकार से थीटा बराबर टोटल क्या मिल गया हमको, s बाई आर, ये चाप बटे त्रिज्या हो गया। और इसका मात्रक क्या होगा, रेडियन, इसका मात्रक, समतल कोण का मात्रक क्या होगा, रेडियन होगा। यहां पे एक पॉइंट ये समझना है, अगर इसको मैं अवकलन रूप में लिखना चाहूं तो क्या होगा, जो है ये सामने दिया गया है, केंद्र पर बना कोण। अगर ऐसे आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप देखिए चित्र के द्वारा भी आप समझ सकते हो, जैसे कि बताया गया होगा हाई स्कूल में, वृत्त में पढ़ाया गया होगा, ऐसे ये वृत्त है, ये केंद्र है, यहां से यहां ये केंद्र पर बना कोण है, ये थीटा। अब ये तो त्रिज्या समझ में आ रही है, ये भी त्रिज्या है, ये चाप की लंबाई s मान लिए, तो केंद्र पर बना कोण चाप बटे त्रिज्या, इसी सूत्र से आता है। अगर मैं इसको अवकलन के रूप में लिखूं, अवकलन के रूप में, तब क्या होगा, देखिए आइए इसको देखते हैं, अवकलन रूप में क्या होगा, अवकलन में अगर देखा जाए, इसको क्या लिखेंगे, डी थीटा बराबर ds अपान आर, डी थीटा या ds अपान आर आ जाएगा। ये अवकलन रूप में है। अगर मैं इसको हल करूं तो लास्ट में मुझको फिर यही मिलेगा, क्योंकि कोण इसी से आया हुआ है। अब थोड़ा सा क्या करेंगे, डी थीटा है, जैसे मान लीजिए केंद्र है, केंद्र पर ये जो झुकाव है ये डी थीटा है, इस चाप के द्वारा जो कोण बनाओ क्या है, डी थीटा, छोटा सा कोण है। लेकिन मैं इसको पूरा लेना चाहता हूं, पूरा राउंड ऐसे,
मैं पूरा लेना चाहता हूं, यहां से यहां तक। तो यहां से यहां तक पूरा राउंड लेने के लिए मैं आप लोगों को बताया हूं कि यहां पर समाकलन करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो ये समाकलन क्या होगा, मैं इसको बंद करना चाह रहा हूं, यहां से यहां तक इस शिखर को मैं बंद करना चाहता हूं। तो ये समाकलन हम जब लेंगे तो अगर मैं इसको समाकलित करूं, देखिए मेन सूत्र है, इसको आप याद रखिएगा, समाकलन क्या कहते हैं, अवकलन रूप में है, लेकिन मैं इसको इकट्ठा करना चाहता हूं, पूरे को, पूरे चक्कर को, पूरे राउंड को लेना चाहता हूं कोण, तब क्या होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां लिखेंगे समाकलन करने पर, इसको समाकलन कीजिए, देखिए क्या आता है, इंटीग्रेशन डी थीटा, यहां पे हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एस अपॉन आर, ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन लग गया। अब इंटीग्रेशन लग गया, इसके बाद क्या करना पड़ेगा, देखिए अब यहां पे समाकलन का सूत्र हमको लगाना पड़ेगा, और देखते हैं क्या होता है, समाकलन का सूत्र कैसे लगता है आपको। देखिए डी थीटा का मतलब क्या है, समाकलित, मैंने समाकलन किया है, पूरा ये जो छोटे छोटे कोण हैं पूरा सब इकट्ठा कर लिया, तो इकट्ठा को ही मैं मान लिया क्या, थीटा, अर्थात यहां पे इसके स्थान पर, इसके स्थान पर, या अगर ना दिख रहा हो तो यहां हम लिख दे रहे हैं ऐसे, देखिए ऐसे समझिए, डी थीटा को हम क्या करेंगे, समाकलित कर देंगे, इंटीग्रेशन, और उसके बाद इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन डी एस अपॉन आर, ऐसे। यहां पे क्या करना है, डी थीटा क्या है, छोटा सा कोण है, और ये समाकलन किया गया है, क्लोज इंटीग्रेशन किया गया है, पूरा मैं इकट्ठा कर लूं तो इसी को मैं इकट्ठा में मान लेता हूं थीटा, मैंने इसको थीटा मान लिया, पूरा कोण। इसमें क्या होगा, आर जो है बच्चों वो अचर है, वो बदलने वाला नहीं है, आर हर जगह यही रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, आर को बाहर करूंगा, 1/r को, यहां इंटीग्रेशन में आया ds, इंटीग्रेशन में आ गया ds। अब यहां ds का हमको समाकलन करना है पूरा, जैसे यहां कोण को लिए थे, छोटे छोटे कोण लिए थे, डी थीटा डी थीटा डी थीटा को जब मैंने समाकलित किया तो थीटा हो गया। इसी प्रकार जब मैं इसको करूंगा तो दिमाग लगाइए, आप सोचिए, यहाँ 1/r तो है ही, अब ये जैसे ये राउंड इतना है, इसको मैंने ds मान लिया, ठीक, अब इसी प्रकार से और है, फिर ds 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 जब मैं मिला दूंगा तो ये पूरा क्या हो गया, वृत्त की परिधि हो गई, पूरी लंबाई यहां से यहां तक पूरी लंबाई हो गई। तो पूरी लंबाई हुई, तो पूरी लंबाई अर्थात इंटीग्रेशन ds की जगह पर मैं इसको लिख सकता हूं क्या, इसके जगह मैं लिख सकता हूं 2πr, 2πr, या इसको आप ऐसे लिखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप पूरा लिखते चलिए, कोई समस्या नहीं। आप डी थीटा भी ऐसे भी लिखा रहने दीजिए, क्योंकि इसकी जरूरत अभी पड़ेगी, बताऊंगा अभी आप लोगों को, इंटीग्रेशन डी थीटा। अब देखिए r से r क्या हुआ, कट गया, r से r कट गया, तो इंटीग्रेशन डी थीटा बराबर आ गया क्या, 2π, इसकी जरूरत हमें आगे चल करके पड़ेगी, जब समतल कोण संबंधित और क्या कहते हैं इस तरह से वृत्तीय कोण संबंधित अगर गणना करने को होगी, गाउस प्रमेय हम पढ़ेंगे आगे, तो उसमें इंटीग्रेशन डी थीटा दिया रहेगा, तो इसका मतलब होगा 2π, वहां पे ऑलरेडी मान ये रख दिया जाएगा, तो वहां पर आपको समस्या हो जाएगी। इसलिए समस्या ना हो, यहां पर आप समझ के चलिए कि छोटा सा कोण है डी थीटा, ds अपॉन dr होगा, इसका जब मैं समाकलन करूंगा तो समाकलन मतलब इंटीग्रेशन डी थीटा मतलब पूरा मैं यहां से यहां तक ले रहा हूं, इंटीग्रेशन कर दिया, तो इंटीग्रेशन डी थीटा का टोटल मान होगा 2π के बराबर। और 2π के बराबर कैसे आता है, 1/r यहां बाहर करेंगे, और ds क्या है, पूरा पूरी लंबाई मैं ले रहा हूं इस चाप की, तो चाप की पूरी लंबाई क्या होती है, 2πr होती है। तो इस तरह से मैंने 2πr रख दिया, और r से r कैंसिल, 2π बच गया। ये क्लियर है कि इतना क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन डी थीटा 2π के बराबर होता है। इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक, मिटा दे रहे हैं इसको। बड़े आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है, स्लो मोशन पढ़िए, अभी बहुत टाइम है आप लोगों के पास, लेकिन जो भी पढ़िए
दिमाग एकाग्र करके पढ़िए और खूब अच्छी ढंग से समझिए। एक बार में ना समझ में आए दोबारा देख लीजिए। क्यों? क्योंकि भाई कक्षा 10, 11, 12, कक्षा 10 तक आप लोग क्या कहते हैं विद्युत वगैरह अध्याय के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े थे। अब यहाँ पर तो पूरा सागर मिल रहा है, तो इसलिए थोड़ी सी समस्या हो जरूर सकती है, लेकिन ऐसी बात नहीं एक समस्या का निदान न हो। एक बार, दो बार, तीन बार आप देख लीजिएगा, आपको ये कंफर्म हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। अब इसके बाद आता है घन कोण, सॉलिड एंगल, घन कोण। सॉलिड एंगल, तो घन कोण क्या है? कोई गोला हो, गोला मतलब जैसे कि चारों तरफ से ऐसे गोला, जैसे गेंद हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, ये सब अगर देखेंगे आप तो गेंद जो आता है, बॉल, बॉल क्या है पूरी तरह से चारों तरफ से राउंड होता है, गोला होता है ऐसे। ये मान लीजिए ऐसे इस तरह से ये गोला है। इस गोले पर जैसे कोई दिमाग, देखिए पढ़िए जरूर गोला, लेकिन दिमाग में गेंद को रखिए, गेंद को, गेंद के बारे में सोचिए गेंद कैसे होती है। तो पूरा पृष्ठ चारों तरफ से आपको इस राउंडिंग मिलेगा। अब उसी पूरे पृष्ठ में से कोई एक छोटा सा अवयव हम ले लें, जैसे यहां मान लीजिए मैंने इस क्षेत्रफल को ले लिया, इतने को मैंने ले लिया इस पृष्ठ को। इस पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर, इस पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? केंद्र पर जो कोण बनेगा उसे हम कहेंगे घन कोण, सॉलिड एंगल। अर्थात इसकी परिभाषा हम कैसे देंगे? किसी गोले के किसी पृष्ठ या गोले के किसी पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, गोले के किसी पृष्ठ। अब ये पूरा गोला है, यहां से हम इसको इतना पृष्ठ ले सकते हैं, ये वाला पृष्ठ ले सकते हैं, जैसे यहां पे लिए हैं। तो यहां लिखेंगे गोले के किसी पृष्ठ, गोले के किसी पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण या बने कोण, केंद्र पर बने कोण को, केंद्र पर बने कोण को घन कोण कहते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं, घन कोण कहते हैं, घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से, W, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए घन कोण ओमेगा बन गया। यह कोण किसके कारण बना है? पृष्ठ के कारण, क्षेत्रफल के कारण। और यहां पर इसकी त्रिज्या, यहां से त्रिज्या मान लीजिए R है, पृष्ठ से इसकी त्रिज्या क्या है? R है। तो यहां पर लिखेंगे तथा, ये तो है ही, प्रदर्शित करते ही हैं। और घन कोण बराबर होता है, घन कोण, एक एक सूत्र को समझिए आराम से बढ़िया से। घन कोण बराबर होता है जो पृष्ठ लिया गया है, जिस पृष्ठ ने कोण बनाया है, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल मान लीजिए a है, और ये त्रिज्या क्या है? R, तो R स्क्वायर, A अपॉन R स्क्वायर, केंद्र की दूरी और पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस प्रकार से ओमेगा बराबर बन गया A अपॉन R स्क्वायर, ऐसे। ये है घन कोण। घन कोण का मात्रक देखिए, इसके पहले जो मात्रक था समतल कोण में बताए थे क्या? रेडियन, उसका मात्रक रेडियन था। यहां पर बच्चों इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, इसका मात्रक है स्टेरेडियन। अब अगर मैं इसको अवकलन के रूप में लिखूं, बहुत सिंपल है, परेशान नहीं होना। जैसे उसमें अवकलन के रूप में लिखे थे,
थीटा बराबर कोण बराबर क्या आया था, चाप बटे त्रिज्या। अब उसको मैंने क्या किया था, इंटीग्रेशन समाकलन अवकलन के रूप में लिखा था। उसी प्रकार से यहां पर लिखना है। तो आइए देखते हैं क्या होगा। अवकलन के रूप में, अवकलन के रूप में, या अवकलन करने पर डायरेक्ट या अवकलन के रूप में क्या लिखे पूरा, आप समझिए। अवकलन के रूप में क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे डी ओमेगा, इसको डी ओमेगा लिख देंगे, बराबर यहां पे होगा डी ए अपान आर, डी ए अपान आर, छोटे से क्षेत्रफल के द्वारा स्क्वायर, सॉरी आर, इस तरह। अगर मैं मुझको पूरा निकालना है, समाकलन करना है, घन कोण का समाकलन करना है, पूरा कोण लेना है, तो कैसे करेंगे, समाकलन कीजिए, समाकलन करेंगे, क्या करेंगे, पूरे के लिए, जैसे इतना है ना, पूरा मैं कोण लेना चाहता हूं, चारों तरफ से राउंडिंग कोण अगर लेना चाहता हूं, पूरे गोले के पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, तो उसको अगर लेना चाहता हूं तो यहां समाकलन दिखा देंगे, इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर। अब यहां पर भी ऐसे इंटीग्रेशन लगा दीजिए, हो सकता है शायद यहां स्क्रीन पे दिखाई ना दे रहा हो, चलिए इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक, मैं यहां लिख दे रहा हूं। यहां इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर इंटीग्रेशन डी ए अपान आर स्क्वायर, ये होगा। अब इसके बाद इंटीग्रेशन डी ओमेगा, अब देखिए यहां पे 1 अपान आर स्क्वायर तो बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन में आएगा क्या, डी ए, इंटीग्रेशन डी ओमेगा 1 अपान आर स्क्वायर, ये डी ए है, मतलब समाकलन पृष्ठ का जो क्षेत्रफल छोटा सा लिए है ना, इसी प्रकार से सभी पृष्ठों को, गोले पर जितने पृष्ठ संभव हो, हर पृष्ठ को मैं इकट्ठा कर लूं, समाकलित कर लूं, तो उसको क्या बोलेंगे, जब छोटे छोटे पृष्ठों को लेकर पूरा पृष्ठ ले लेंगे तो एक प्रकार से गोले का संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है गोले का। यहां लिखेंगे इंटीग्रेशन डी ए बराबर, गोले के लिए है ये 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर हुआ, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, अब क्या आएगा, डी ओमेगा बराबर यहां पर आ गया 4 पाई, ये आ गया, ये याद रखिएगा बच्चों। आगे गॉस का नियम, गॉस का प्रमेय वगैरह पढ़ाएंगे तो उनमें ये सब सारी चीजें आएंगी, तो इनको हम डायरेक्ट वैल्यू रख सके, डायरेक्ट मान रख सकें, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये अगर स्क्रीन पर ना आ रहा हो, इसको मैं यहां लिख दूं, हो सकता है यहां पर आ जाए, इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर आ जाएगा 4 पाई, ऐसे, ये तो सूत्र है, इसको लिखा रहा हूं ये। तो इस प्रकार से आप लोग क्षेत्रफल सदिश के बारे में सीख लिए, समतल कोण क्या है ये आपने सीखा, और घन कोण क्या है, सॉलिड एंगल क्या है ये आपने सीखा। अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई है बच्चों, तो अब अगली वीडियो में मैं, जैसा कि अध्याय है वैद्युत फ्लक्स, तो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसके मात्रक क्या है, विमीय सूत्र क्या है। लेकिन मैंने अभी ये आपको न्यू बुनियाद, इस चैप्टर की बुनियाद के बारे में बताया हूं। मैं चाहता हूं कि आप जो भी ज्ञान प्राप्त करें क्रमबद्ध, क्योंकि वैसे भी विज्ञान की परिभाषा है क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, तो क्रमबद्ध आपको चलना है। तो इस चैप्टर का प्रारंभ हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, इस चैप्टर का ये पहला वीडियो है। इसके बाद जब मैं आऊंगा तो ये वैद्युत फ्लक्स और गॉस से संबंधित अध्ययन कराएंगे आप लोगों को। अभी ये इन सब चीजों को जो आज मैं बताया हूं, इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें आगे मिलने वाली हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों।